कर्नल साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू। पिछले वीडियो में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत बातें बोली गई और अच्छी बात यह है कि उनको जो समाज का प्रोग्रेसिव तबका है उसने बहुत अच्छे से लिया उन बातों को, और जिस मकसद से वो बनाई गई हैं मुझे लगता है वो मकसद सफल रहा उसमें। तो अब एक सवाल ये सबसे बड़ा उभर के सामने आता है कि जी हम ये तो कहते हैं कि अपना कल्चर बचाओ, जी सब लोग कहते हैं, कहीं भी किसी मंच पे चले जाओ कि अपना कल्चर बचाओ, लेकिन एग्जैक्टली हमारा कल्चर क्या है और उसको किस तरह प्रिजर्व करें, और हम उसमें जो यूथ है क्या अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, कैसे उसको जोड़ सकते हैं, ये सारे मसले आज भी यूँ के यूँ खड़े हैं। तो आज आप हमें बताएं कि एक्चुअली हमारा कल्चर है क्या। हमारे से मतलब हम सब का कल्चर, हरियाणवी का कल्चर। अच्छा। उसमें पर्टिकुलरली जाट समाज इसलिए जुड़ा रहता है सर क्योंकि हम लीड करते हैं ये समाज और फिर सब उसको फॉलो करते हैं, तो कल्चर तो मिक्सअप ही है, सबका एक ही कल्चर है। हाँ, क्योंकि आप एक इस समाज का सबसे बड़ा वर्ग हो तो ये कल्चर आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये आपका ही, ये सारा कृषि से निकला हुआ जी। क्योंकि इसके जो भी कल्चर के जो पहलू होते हैं वो सब कृषि से जुड़ते हैं। अब एक सतही तौर पे यानी सुपरफिशियल तौर पे वो कहते हैं ना खाप खेड़ा, ये एक सतही विश्लेषण है, एक सुपरफिशियल विश्लेषण है जी। हम थोड़ा सा इसको गहराई में जाएंगे। कल्चर जो होती है वो डीएनए में नहीं होती है। कोई ये बोले हमारा तो डीएनए है जी, ये ऐसा नहीं है। कल्चर सीखने और सिखाने की चीज़ है। कल्चर वैसी ही है जैसे वॉकिंग टॉकिंग। अगर आप बच्चे के सामने नहीं बोलोगे वो बात करना नहीं सीखेगा। ठीक बात है। आप उसको चलना नहीं सिखाओगे वो चलना नहीं सीखेगा। इसी तरह कल्चर है। आप अगर अपने बच्चों को कल्चर नहीं सिखाओगे तो वो नहीं सीखेंगे। तो इसलिए, और कल्चर के दोनों पहलू होते हैं, मटेरियल और नॉन मटेरियल, यानी ऐसे जो सामने दिखाई दें और ऐसे जो दिखाई तो ना दें लेकिन महसूस हों। अब जैसे आपके मकान एक विशेष किस्म से अगर बनते हैं तो उसको हम एक कल्चर से जोड़ देते हैं, इस्लामिक कल्चर, राजस्थानी हाउस, कोई शैली है, इस शैली जो आप कहते हैं उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आप आत्मसात करते हो। अपने जो आपसे बड़े हैं उनका व्यवहार देख के, उनके वो किन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं उनको देख के, तो आप बच्चा आत्मसात करता है और उसी हिसाब से वो उनको प्रायोरिटाइज करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो किस किस्म का आपका संगीत है जी। ढोल और हारमोनियम तो सभी में बजते हैं, लेकिन जो आप बात कह रहे हो संगीत के माध्यम में वो अलग अलग होती हैं। तो ये सब चीज़ें। अब हम अपने यहाँ पे आते हैं तो हरियाणा की कल्चर बाय डिफ़ॉल्ट जाट कल्चर है क्या। तो सबसे पहले हम इसका लेते हैं फेथ, यानी जिसको हम रिलीजन भी कहते हैं। ठीक है जी। दुनिया का कोई भी समाज आप उठा लो, उसमें पूर्वजों की पूजा रही है। हाँ जी। इसलिए हम कहें कि दादा खेड़ा हमारी ही विशेषता है, नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग करते हैं। आप कहीं चले जाओ, चाहे आप पुराने इजिप्ट में चले जाओ, आप पुराने रेड इंडियंस को अमेरिका में चले जाओ, साउथ अमेरिका, कहीं पे भी चले जाओ, आपको जो शुरुआती समाज थे उनमें पूर्वजों की पूजा मिलेगी। तो एक्सेप्शन नहीं है हमारे। नो, ये चीज़ एक्सेप्शन नहीं है। तभी तो यही तो हमें समझना चाहिए कि हमारा एक्सेप्शनल क्या है। दूसरा, उसके बाद जो रिलीजन है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, जिसके अंदर भगवान की एक कल्पना की जाती है, उसके बारे में लिखा जाता है, कंसेप्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। वो सारी चीज़ें फिर बाद में आती हैं। वो हमारे यहाँ भी आई एंसेस्ट्रल वर्शिप से। उसके बाद हमारे वैदिक, हमारे धरती माता, हमारा इंद्र देवता, ये सारे वैदिक देव हैं जी। तो ये आए फिर। ये भी हमारे सबके कॉमन है, जो भी वेदों को मानता है वो, और कहने को सब हिंदू मानते हैं तो फिर सब
ये हो गए। और हमारे यहाँ पे फ़र्क क्या आएगा कि आप इस रिलीजन को ये किस ढंग से अप्रोच करते हो। बाद में जैसे भक्ति मूवमेंट का हमारे ऊपर असर आता है, हमारे यहाँ पे शैविज्म ज़्यादा पॉपुलर है, यानी शिव भक्ति ज़्यादा पॉपुलर है, वैष्णविज्म कम पॉपुलर है जी। तो उसके कारण है, वो हमारे कल्चरल एस्पेक्ट हैं कि क्यों है वो। ठीक है। उसके बाद आता है आपका सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, कि आपने जो है एक जो ये समाज खड़ा किया है, यहाँ से आपका जो कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं। सब समाजों को एक तो फेथ, किसी सुपर पावर के अंदर यकीन करना कि भाई नहीं, हम ये संसार जो चल रहा है कोई और चला रहा है, तो एंसेस्टर चला रहे थे या वैदिक गॉड चला रहे थे, या उसके बाद शैव और वैष्णव वो हो गए। दूसरी एक बड़ी ज़रूरत होती है सेफ्टी और सिक्योरिटी, फिजिकल सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी। अब सभी समाजों के सामने ये इशू भी आया जी, फेथ वाला भी आया और ये इशू भी आया कि हम इन दोनों चीज़ों से कैसे निपटें। हर समाज ने इनसे निपटने के अपने अपने तरीके बनाए। ज़्यादातर समाजों ने, पूरी दुनिया में कुछ एक समाज ही हैं जिन्होंने अलग तरीके बनाए, जिनमें से एक हमें वियतनाम दूसरा है, और तीसरा था ये जो सभ्यता नष्ट हो चुकी है पेरू में होती थी वो। बाकी सब में एक हायरार्की डेवलप हुई और राजशाही डेवलप हुई। उस हायरार्की का, उस वर्गीकरण का अंत होता है राजशाही में जी। धर्म का जो था उसके अंदर एक प्रीस्टली क्लास डेवलप हुई, और वो जो फेथ था उसको ज़्यादा रिचुअलिस्टिक, भाई ये काम तो ऐसे ही होगा, ये इसी हाथ से आप वो डालोगे हवन में, इसी हाथ से ये काम करोगे, इस टाइप की वो बातें आने लगी। आपके समाज का ये वर्गीकरण होगा तो ये व्यक्ति तो बिल्कुल आपके सामाजिक व्यवस्था से बाहर हो गया, ये व्यक्ति अंदर हो गया, इस टाइप से, और इनके अंदर ये हायरार्की हो गई। पूरे भारत में एकमात्र समाज जिसके अंदर कृषक प्रधान था वो यहाँ पे डेवलप हुआ, और वो कृषक प्रधान था, उससे फिर हमारी सारी कल्चरल जो कृषक की प्रधानता है वहाँ से हमारा सारा जो ये कल्चरल सिस्टम है वो शुरू होता है, रूट शुरू, जो इसकी जो जो भी इसके जो आप मार्कर कह सकते हो, जो इसके विशेषताएं हैं वो वहाँ से निकलती हैं। तो पहली चीज़ बनती है विलेज रिपब्लिक। अच्छा जी। आपने राजतंत्र नहीं अडॉप्ट किया, आपने विलेज रिपब्लिक यानी पंचायत सिस्टम पे चलने वाला एक समाज खड़ा किया। ये आपकी बेसिक रूट है विलेज रिपब्लिक। विलेज रिपब्लिक से अब तीन चीज़ें आप बाहर निकल के आती हैं। पहली बात है कि आप बाकी समाज से कैसे डील करते हो, आप इंडिविजुअल से कैसे डील करते हो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे डील करता है, एक जेंडर दूसरे जेंडर से कैसे डील करता है, और तीसरी चीज़ है कि वो समाज अपने आप को सुरक्षित कैसे करता है। फूड सेफ्टी, इकोनॉमिक, फिजिकल सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी, ये एकमात्र समाज है। चाहे आप राजस्थान की तरफ चले जाओ, चाहे भाई आप सतलुज क्रॉस कर जाओ, चाहे आप गंगा क्रॉस कर जाओ, सब जगह आपको मिलेगा कोई ना कोई उस समाज का ठेकेदार बना हुआ है। वो कहता है ये जो सुरक्षा है ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं तुमसे इसलिए टैक्स लूँगा और मैं तुम्हारे को बताऊँगा, मेरे पास ये एक व्यक्ति है जो तुम्हारे को रिलीजन के बारे में बताएगा, ये जो कहेगा वो सही, और बाकी सब वर्गीकृत हैं और भाई उनसे हम टैक्स लेंगे। यहाँ पे जो समाज है इसके अंदर पंचायत व्यवस्था, ठीक है जी। पंचायत व्यवस्था का जो व्यक्तिगत अधिकार है वो एक
हिस्सा है, मतलब उसके बगैर पंचायत हो नहीं सकती। जब तक आप बराबर नहीं हो तो पंचायत हो ही नहीं सकती। तो व्यक्तिगत अधिकार आपके इस समाज में वो आए। तो आप कहीं पे भी देखो, अब आप इन चीज़ों को देखो, सबसे बड़ी जो इशू आता है वो होते हैं प्रॉपर्टी राइट्स, यानी आप संपत्ति के ऊपर आपका अधिकार। ये एकमात्र समाज है जो आप पहले से देखते जाओ जिसके अंदर दी हुई परिस्थितियों में अगर उस घर में जो सीनियर मोस्ट है वो फीमेल है यानी स्त्री है, तो उसको मैनेज करने का, अपने परिवार को मैनेज करने का अधिकार है। सही है। विधवा विवाह यानी वो बेदखल नहीं हो जाती है। बेगार, बंधुआ मजदूर, जिसका कुछ साल पहले तक वो चलता रहता था और आजकल भी कुछ लोग कहते हैं कि कई भट्टों पे तो बंधुआ मजदूर काम कर। हमारे यहाँ पे कोई भी, आप ये एक ओपन चैलेंज दे सकते हो, कोई भी बता दे कभी भी इतिहास में अगर कहीं पे भी हरियाणा के ये जो कृषक प्रधान गांव बेगार हुई हो, वहाँ पे बंधुआ मजदूर रहा हो। इंडिविजुअल राइट्स, मॉरल इकोनॉमी, ये मॉरल इकोनॉमी का भी हिस्सा है कि भाई बंधुआ मजदूर नहीं होगा, बेगार नहीं होएगी, और ये इंडिविजुअल राइट्स का भी हिस्सा है। तो समाज के हर एक अंग के इंडिविजुअल राइट्स हैं। उसका वर्क डिफाइंड है, वर्क तो डिफाइन होना ही है। किसी भी समाज में आप चले जाओ, कोई दो काम तो व्यक्ति कर नहीं सकता। अगर वो लोहार का काम कर रहा है तो लोहार का ही करेगा। तो लेकिन उसके अपने राइट्स हैं। आप उससे ये नहीं कह सकते कि ये तेरी कुछ जो तूने बनाई थी मैं मुफ्त में उठा के ले जा रहा हूँ। फिर आती है कलेक्टिव ड्यूटी। हमारे यहाँ पे जो सेना थी वो किसी राजा की सेना नहीं थी, वो वॉलंटियर्स की सेना थी। और वो वॉलंटियर्स की सेना डिसरप्टिव सेना नहीं थी। डिसरप्टिव सेना से मेरा मतलब है ऐसी जैसे मुगल सेना थी, भाई सेंट्रल एशिया से उठ के यहाँ आई और यहाँ राज कायम किया। यहाँ पे जो आप वो सैनिक थे वो थे अपने आप को बचाने के लिए, अपने गांव को बचाने के लिए। लेकिन एक ये व्यवस्था थी जिसके अंदर आप आने वाले खतरे का मुकाबला सामूहिक तौर पे करते थे, कलेक्टिव ड्यूटी। और ये कृषक समाज की उन जाटों की जिम्मेवारी थी ये आने वाले खतरे के खिलाफ खड़े होना। जी। आप तैमूर से शुरू हो जाइए और औरंगजेब तक आ जाइए, उसके बाद मराठे, सिख, मुकाबला करने वाले जो मिलेंगे वो यही मिलेंगे, क्योंकि ये इनका एक सामूहिक कर्तव्य था, क्योंकि इन्होंने गांव बसाए थे, मचान बनाते थे, मचान बनाते हाँ थे। तो ये जो था, लेकिन ये सेनाएं कहीं बाहर नहीं जाती थी, लूटपाट करने नहीं जाती थी। ये स्टेटस को वाले लोग थे कि भाई तुम हमारे गांव को रहने दो, तो तुम्हारे अपने काम तुम करते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। ये स्टेटस को, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना, ये डिसरप्टिव सेनाएं नहीं थी जो एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाते हैं। जैसे हर साल सिख निकलते थे, 1750 के बाद मराठे 1730 से शुरू होके निकलते रहे थे। ऐसा यहाँ से नहीं था, ये कभी नहीं गए किधर ना। कोई आप उदाहरण देख लो। तो ये जो था, लेकिन इनका एक सैन्य व्यवस्था थी, जिसका सबसे लास्ट उदाहरण था 2016। वैसे उस आंदोलन के बारे में लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, मैं उस बारे में नहीं जा रहा हूँ, उसकी पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन वो मोबिलाइजेशन एक सैनिक के तौर पे मुझे बड़ा एक वो इंटरेस्टिंग फिनोमेना लगता है और स्टडी करने वाली चीज़ है, कितना क्विक मोबिलाइजेशन था। और ये मोबिलाइजेशन ऐसे ही नहीं हो गया, अचानक नहीं हो जाता। ये चीज़ें आपके कल्चर का हिस्सा हैं। आपका जो गांव, गवांड, वो जो एक कल्चर है आपकी मोबिलाइज करने की खतरे के खिलाफ, वो ये आपकी कल्चर का हिस्सा है। जी। एक अंग्रेज़ लिखता है कि वो एक दिन कहीं पे उनका दस्ता जा रहा था और उनको सामने, कहता है, गांव में वो तमक कहते थे, वो बजना शुरू हुआ और अचानक से लोग इकट्ठे हो गए और हमारे सामने आके अड़ गए कि भी तुम कहाँ जाए। मोबिलाइजेशन। एक यहाँ पे जब शुरू में अंग्रेज़ आता है तो ये डीगल के पास का एक उदाहरण है। वो अंग्रेज़ अफसर कहता है कि भाई ये
पहली बात तो ये बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं, और दूसरा ये आक्रामक होते हैं। तो ये मतलब बातें, ये सारी कल्चरल बातें हैं। ये है आपकी कल्चर की बातें, इंडिविजुअल राइट्स, कलेक्टिव ड्यूटी, मॉरल इकोनॉमी। मॉरल इकोनॉमी से मतलब है, एक तो आप किसी से बेगार नहीं करा रहे हो, उससे पैसा नहीं खा रहे हो, उसका लेबर का वाजिब दाम दे रहे हो। दूसरा मॉरल इकोनॉमी का पहलू है कि आप कठिनाई के समय में भाव नहीं बढ़ाते हो, मतलब उससे प्रॉफिट उसमें नहीं है। जो भी चीज़ पैदा हो रही है वो लोकल कंजम्पशन के लिए है। आप किसान अगर अनाज पैदा कर रहा है तो भाई लोहार कुश बना रहा है, तो भाई चमार जूती बना रहा है, तो और वो सब आपस में जिसकी ज़रूरत के हिसाब से वो सामान एक दूसरे से लेते हैं। बार्टर सिस्टम जिसको कहते थे वो है कि भाई, और उसके बदले में उसके पास जो है वो देता है। तो ये एक मॉरल इकोनॉमी थी जिसके अंदर इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं ना आज के दिन, इतने परसेंट उतने परसेंट, वो थी नहीं। तो ये सिर्फ विलेज रिपब्लिक में ही है, बाकी हर जगह आप साथ वाले किसी भी रजवाड़े में ले लो, किसी भी रजवाड़े, जहाँ तक हिंदू रजवाड़ों का सवाल था, जाति के हिसाब से टैक्स लगाते थे, अपनी जाति पे और प्रीस्टली क्लास पे कम, और जो कृषक था उस पे ज़्यादा। हाँ, मुस्लिम उसके अंदर रिलीजन के हिसाब से था। मुस्लिम फार्मर को सुविधाएं थी और हिंदू फार्मर, तो एक तरह से इन सब में था, एक्सेप्ट इस समाज में जिसके अंदर एक मॉरल इकोनॉमी थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे को डिफाइन करती हैं बाकियों से। फिर आप आ जाइए उनको नॉन टेंजिबल्स को, जिनको नॉन मटेरियल भी कहते हैं, यानी जो चीज़ें महसूस की जा सकती हैं। ये तो हम देखने वाली चीज़ें थी ना, विलेज रिपब्लिक, और ये जो चीज़ें थी जो हमारी, जो ना दिखने वाली लेकिन हाजिर चीज़ें हैं, इक्वलिटी। आज भी आपको ये कहते सुन जाएंगे कि यहाँ पे आदमी ना मुंह फट है। वो मुंह फट नहीं है, वो बराबर का है, वो अपने आप को तुम्हारे बराबर का मानता है। वो तो दूसरा, आप अपना म्यूज़िक देखिए जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जो आपका ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, जो ये बढ़वे वाली बात है उसको छोड़ दीजिए। आपको कोई प्री मैरिटल लव नहीं के ऊपर गाने नहीं मिलेंगे। हीर रांझा यहाँ नहीं थे। हीर रांझा हमारे हीरो नहीं थे, कभी नहीं थे। लैला मजनू हमारे यहाँ पे नहीं थे। हमारे यहाँ पे जो प्रेम अभिव्यक्ति शुरू होती है वो शादी के बाद। हमारे यहाँ पे जितने भी गीत हैं, इसमें मुझे एक चुटकुला याद आ गया। वही कई अंग्रेज आया यहाँ पे, तो बोला जी चौधरी साहब आपके यहाँ प्रेम विवाह क्यों नहीं होते? बोले देखो आपके वहाँ प्रेम विवाह होते हैं इसलिए तलाक भी जल्दी हो जाते हैं। बोला हमारे यहाँ विवाह पहले होता है और प्रेम बाद में होता है, इसलिए सारी उम्र निभ जाता है। तो ये जो है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है फैमिली की सेंट्रलिटी। ये बड़ी एक ये सारी चीज़ें ना बड़ी समझ वाली बातें हैं। जो ये आजकल की ये जो बकवास चल रही है उसमें ये सारी चीज़ें गौण हो रखी हैं और बेमतलब की बातों। फैमिली यूनिट को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी था समाज के टिके रहने के लिए, क्योंकि फैमिलीज ही समाज बनाती हैं। अगर आपके परिवार ही नहीं है तो आपका समाज नहीं बनेगा। तो एक्सटेंडेड फैमिली इकट्ठा रहने से बहुत से काम बड़े आसान हो जाते थे, स्पेशली लेबर इंटेंसिव काम बड़े आसान हो जाते थे। लेकिन एक बड़े परिवार को इकट्ठा रखने के अपने डायनेमिक्स हैं। अलग अलग 4 लड़के हैं, उनकी 4 बहू हैं, तो उनके हर एक का अपना एक व्यू है। वो हर एक अपने एक ढंग से ज़िंदगी जीना चाहता है। वो हो सकता है कलेक्टिवली सूट ना करे, तो उसमें उनके ऊपर ये बड़ा एक तरह से वो बड़ी स्ट्रांगली ड्यूटी ये थी उनकी कि उनको रहना है इकट्ठे। जो आप कह रहे हो इकट्ठे रहना, संबंध विच्छेद का तो कोई वो वजह ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन नहीं। तो ये जो फैमिली की सेंट्रलिटी है
एक्सटेंडेड फैमिलीज, बड़े बड़े गांव, ये हमारे यहाँ ही है। ये हमारा कल्चर है, ये उस कल्चर का उसका है। प्रोडक्शन है, उसका मैनिफेस्टेशन है। आप सतलुज को जैसे ही पार करते हो गांव बदल जाते हैं, गांव बड़े हो जाएंगे। घग्गर को जैसे ही आप पार करोगे गांव का साइज बढ़ जाता है। परिवार इकट्ठे रहने का आजकल तो कम हो गए हैं, लेकिन पहले परिवारों का साइज बड़ा था। फिर भी महत्व तो उनका आज भी जो कहते हैं वो आपकी कल्चरल वो है। किसी से पूछ लीजिए, वो कहते हैं ज्वाइंट फैमिली ठीक होती है। वो आपकी एक कल्चरल लीगेसी है, वो है आपकी कल्चर। अब वो समय के साथ आप उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे वो हम बात कर सकते हैं। तो आपका चाहे वो म्यूज़िक है, जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ से निकलती हैं। फैमिली की इम्पोर्टेंस, ये जो है आपकी जो ये शादी की व्यवस्था बनाई गई, ये भी फैमिली को एकजुट रखने के लिए थी। अगर आप एक ही गांव में ब्याह करोगे तो वो बड़ा डाइसी सिचुएशन हो जाती है। फैमिली के जो लिंक्स हैं वो वीक हो जाएंगे, रिलेशनशिप्स डिफ्यूज़ हो जाएंगी, आपको पता ही नहीं कि कौन सी रिलेशनशिप आगे जाके कहाँ बदली हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो थी ये हमारे इनटेंजिबल हैं, लेकिन उस कल्चर का हिस्सा है। इनको अगर आप अरेंज मैरिज के लिए जा रहे हो तो इन चीज़ों को संभालने में कोई बुराई नहीं। उसके बाद अब आप आ जाइए प्रॉपर्टी। बड़ा इंटरेस्टिंग था हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी का, और बड़ा इंटेलिजेंट सिस्टम था। ये जो पट्टे तो इंडिविजुअल राइट्स तो अंग्रेज़ों ने रिकॉर्ड करे ना, उससे पहले जो थे ये भाई, जिनको अंग्रेज़ भाईचारा टेन्योर कहता है, कम्युनिटी टेन्योर भी कहता है, उसका मतलब था कि एक गांव, जिसको मुगल समय में महल कहते थे, वो जो उस समय का स्टेट था, यानी जो परगने का शिकदर था, नाजिम था जो टैक्स लेता था, कानून गो था उसके नीचे, उनके साथ ये लोग व्यवहार करते थे गांव के तौर पे कि भी तू गांव पे टैक्स बता, तेरा कितना बनता है, हम उतना तेरा पहुंचवा देंगे। गांव के अंदर वो टैक्स कैसे बंटता था, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी ओनरशिप से रिलेटेड बात मैं आप बता रहा हूं। उस गांव की जितनी भी जमीन थी, चाहे वो शामलात थी, चाहे वो कृषि योग्य थी, वो उन जाट परिवारों में बटी हुई थी। उसके अंदर वो अब जोती जा रही है, तो जो जितनी जोत रहा था उस पर उतना वो लगान कॉमन किट्टी में डाल देता था। लेकिन जोत रहा है वो कितनी, ये इस बात पे निर्भर था कि उनके पास हल कितने हैं। अब हो सकता है एक परिवार में बायोलॉजिकल कारण से लड़के कम हैं, तो उनकी जमीन का हिस्सा तो उनका ज्यादा है, लेकिन आज के दिन उनके पास हल कम है। हाँ, तो जोत ही नहीं पा रहे हो, जोत नहीं पा रहे, तो वो जमीन, वो जो जोत नहीं पा रहा है, वो खाली नहीं रह सकती। कोई और बोएगा उसको, कोई और बोएगा, वो इनको बटाई वटाई देगा जिस ढंग से भी वो होगा, लेकिन आप उपजाऊ कृषि योग्य जमीन को खाली नहीं छोड़ सकते, बोनी पड़ेगी, बोनी तो पड़ेगी। ये एक बहुत बढ़िया सिस्टम है। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट भी बच गया और कम्युनिटी की नीड्स भी फुलफिल हो गई। इस चीज़ को आप आज के दिन भी अपने उसमें लागू कर सकते हो। जब आप देखते हो कि रिसोर्सेज को लोग कैप्चर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको नहीं करने देना चाहिए। अब आते हैं हम के भी, ये तो चलो पुरानी बातें हो गई, हमने प्रॉपर्टी की बात कर ली, इकोनॉमी की बात कर ली, इंटेंजिबल म्यूज़िक की बात कर ली, फेथ की बात कर ली। आगे क्या? अब क्या? देखो भाई, विलेज रिपब्लिक तो ख़त्म हो गया, क्योंकि आज के दिन स्टेट के पास इतने साधन हैं कि वो इंडिविजुअल तक पहुंच जाता है। डीबीटी, डायरेक्ट, आप करते क्या? डायरेक्ट बेनिफिट। पंचायतों को वैसे पावरलेस भी कर रहे हैं धीरे धीरे, पर वो ये पंचायत का रूप भी अलग है। आपका डीबीटी हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अप्लाई करो, आपके खाते में एक दिन में आप करोड़ों खातों में पैसा भेज सकते हो। तो गांव की अहमियत क्या, जिले की भी अहमियत कम हो गई। पहले व्यक्ति स्टेट कैपिटल में तो कभी जाता था, आजकल तो वो छोटे मोटे ट्रांसफर के लिए स्टेट कैपिटल जाते हो, ज़्यादातर काम तो सेंटर से ही होते हैं जी। तो विलेज रिपब्लिक तो हो गया है खत्म हो गया। तो ये जो आप
सबके ठेकेदार बनना चाहते हो वो दो, छोड़ दो। अब है आपको अपनी कल्चर सहेजना। क्यों कल्चर को सहेजना है? क्योंकि ये एक ईमानदार कल्चर थी, डेमोक्रेटिक थी, सबको बराबरी का हिस्सा देती थी और इस फैमिली यूनिट को स्ट्रेंथन करती थी। तो इसलिए इसको अगर आप बचा के रखोगे तो ये आपके फायदे का है, सौदा है। आपका जो स्वार्थ है वो इससे जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसको बचा के रखना। कैसे बचा के रखोगे? तो ये सबसे पहली चीज़ बात तो ये है कि जो सॉफ्ट पावर होती है, जैसे आपका म्यूजिक है, वो एक सॉफ्ट पावर है। उसको आप संजो। कैसे संजोगे? आप अपने तीज त्योहार जो आपके स्पेसिफिक हैं, जैसे कुछ त्योहार तो सारी दुनिया मनाती है, लेकिन जैसे तीज है, संक्रांत है, अभी ये मेरे ख्याल में मार्च के महीने में अपना कौन सा महीना होगा देसी? फागण जी। हाँ, तो उस समय एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी, मैं अब नाम भूल रहा हूँ उसका, सभी औरतें और लड़कियां इकट्ठे होके ना किसी भी कॉमन जगह में होली के गीत गाती हैं जी। गीत भी गाती थी, डांस भी करते थे जी। हाँ, तो मेरे एक बचपन में देखी हुई है। हाँ, तो ये चीजें होली के टाइम पे एक महीना पूरा नाचती थी वो। हाँ। गीत गाती थी और अपना नाचती थी। तो ये चीज़ है, ये आपको जरूर रिवाइव करनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बात ये है कि क्योंकि आप देखो, आप संघर्षशील रहे हो, आप मेहनती रहे हो। उस युग में कृषि में मेहनत करना जरूरी था, तो यूँ माना जाता था कि भाई सबसे बढ़िया खेत जो है वो इनके होंगे। तो अब आप उस बात को पढ़ाई लिखाई पे लागू कर दो कि भाई सबसे जो बढ़िया बच्चा होगा पढ़ने लिखने वाला वो इनका होगा। ये करो आप, वो सबसे अनुशासित बच्चा इनका होगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग, बढ़िया आपने बहुत अच्छी बात निकाली है। वो अंग्रेज ना, उन्होंने जब एथनोग्राफिक स्टडीज करी हमारे यहाँ की सभी समाजों की, तो उसमें वो हमारे समाज के बारे में लिखता है कि ये काम करने के लिए पैदा हुआ है। अच्छा जी। ये उम्र भर काम करता है, जब तक ये होश संभालता है 8-10 साल का हो जाता है और इसको लंगोट दे दिया जाता है पहनने के लिए, तब से लेके और जब तक ये मरता नहीं है तब तक काम करेगा। ये खाली बैठा नहीं मिलेगा। जब इसकी फसल कट जाती है, गर्मी के दिन होते हैं और बाहर काम, खेतों में काम नहीं होता है, तो ये रस्सियाँ बुनता है, ये टोकरियाँ बुनता है, ये अपने औजारों को ठीक करता है। उस समय में ये अपने ईंटें घर बनाना है तो इसको ईंटें पातता है, शादी ब्याह का निपटाता है। तो तैयारी करता है। हाँ, मतलब कोई ये नहीं है कि वो समय बर्बाद कर। मैंने अपनी आंखों से देखी हैं चीज़ें जी। बुजुर्गों को मैंने कभी खाली बैठे नहीं देखा। बिल्कुल। और नहीं तो वो अपना सन लेके उस वजह से जोड़ियाँ बांटते रहते थे टेरेना पे। ये अब चलो सन बांटने की जरूरत नहीं है, लेकिन खाली क्यों बैठते हो? क्यों सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं बेमतलब में? तो ये जो है दूसरा, आपके जो इतिहास है उसमें से हर एक को ना मोटिवेशन चाहिए होता है। हर एक समाज को, हर एक समाज जो अपने इतिहास से ना मोटिवेटिंग बातों को निकालता है और उनको याद करता है। ये हमारा समाज को कुछ याद नहीं है, कख याद नहीं है इनका। वो कहते हैं ना कि इनका भरोटा इतना भारी है कि आज के जो ये फसल है इससे उठाया ही नहीं जा रहा। सच्चाई बता रहा हूँ, ये झूठा। अब आप देखो, आप अपने आप को बड़ा वो 30 खां मानते हो, किस बेसिस पे हो? लेकिन किस बेसिस पे? अब आप शुरू हो जाओ, कहीं से भी शुरू कर लो भाई। बेरी, जब भी इशू होता था लोग बेरी में इकट्ठे होते थे, और दिसंबर 1794 की तो एक बड़ी फेमस बैटल हुई है डीगल। 1 महीने तक इसको मराठों ने घेरे रहा था, लेकिन आखिर में समझौता करके हटना पड़ा था। सांगी, वो एक मंदिर बना रखा है जो एक काल्पनिक घटना पे आधारित है। और सांगी का असली बात क्या थी कि सांगी वालों को भी उन्होंने डबल टैक्सेशन के लिए घेरा था और गांव ने मुकाबला करा था। रिकॉर्डेड बातें मैं बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड में, ये हवाई बातें नहीं जो उन्हें कोई होके पे बैठ के मुँह कह दे।
आप मंडौली कला है आपकी तरफ, मंडोली है जी, बिल्कुल है। एक समय था जब यहाँ की जो टैक्स कलेक्शन की जिम्मेवारी थी वो बीकानेर के राजा को दे दी थी औरंगजेब के टाइम पे। अच्छा जी। तो वहाँ पे उस टाइम उसके खिलाफ लोगों खड़े हुए थे। पान चराई नाम का एक उसने टैक्स लगा दिया था कि भी तुम्हारे जो डांगर चरे हैं उन पे भी, तुम्हारी अपनी शामलात ज़मीन पे चरे हैं उन पे भी टैक्स लगे। लोगों ने विद्रोह किया था। आप घूमते हुए ऊपर चले जाओ तैमूर के टाइम पे तो आप टोहाना से लेके असंध होते हुए ये पूरे पता नहीं 10 जगह ऐसे हैं जहाँ पे आपके पूर्वजों ने मुकाबला लड़ाई किया। की। तैमूर यहाँ रुका तो नहीं ना जी? वो तो नहीं, वो चलता रहा लगभग 2 महीने वो यहाँ था। तो एक तरह से उसने ना, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये है सच्ची बातें। 1857 में बोला गांव है ये इधर पानीपत में, उन्होंने बड़ा तगड़ा मुकाबला किया था। छात्र गांव है, वो कहते हैं कि हमने कभी वो जो सिख आते थे कलेक्शन करने, उनको गांव में नहीं घुसने दिया। तो इन चीज़ों को आप सेलिब्रेट करो, ये है असली सेलिब्रेशन वाली बातें। बेमतलब की चीज़ों में क्यों घुस रहे हो? ताकि आपको याद रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि आज आप सिख से खिलाफ हो, मराठे से खिलाफ वो तो हो, चली गई मुसलमान से, लेकिन वो आपकी लीगेसी है। दुनिया में आप आज अगर अमेरिका में चले जाओ तो वहाँ पे एक समय में गृह युद्ध हुआ था साउथ और नॉर्थ अमेरिका के बीच में, यूनियनिस्ट वर्सेस साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के कॉलेजेस में उस समय के जो जर्नल थे उनके बुत लगे हुए हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि वो उनकी वीरता से संबंधित है जी। वो जो गृह युद्ध था उसका एक नतीजा हुआ और वो खत्म हो गई बात। तो इसी तरह हमारे यहाँ पे किसी का कभी राज रहा है, कुछ रहा है, तो उस समय जरूर संघर्ष हुए होंगे, वो अपनी जगह थे। उनकी आज की जाति से आप यूँ नहीं कह सकते कि ये उस जाति से तो ये हमारा आज भी दुश्मन है, नहीं। लेकिन उस समय में जो सही के लिए लड़ रहा था उसको अपनी बात को याद करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक बात है। तो अब कोई कह दे कि ये इतिहास ही डिलीट कर रहे हैं कि यहाँ पे अंग्रेजों ने कभी राज किया है, तो इतिहास डिलीट करने से होता भी नहीं है जी। ना, करते रहो, सारी दुनिया को पता है अंग्रेजों के शासन का जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसकी ओरिजिनल कॉपी तो उनके वहाँ पे रखी है। ये कुछ कब बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ यही पड़ता है, मान लो मैं जाके ऐसी मूर्खता की बातें करूंगा कि वहाँ पे मैं बोलूँ कि हमारा फलाना था, उसने फलानी जगह पे युद्ध किया, और उनको पता होगा, कुछ डॉक्यूमेंटेड है जी, उनका 100% डॉक्यूमेंटेड है। वो हंसेंगे मेरे ऊपर, वो कहेंगे हाँ हमें पता है वो कितना बड़ा योद्धा था। छेड़ता गया था वो और उसकी घोड़ी दोनों। अच्छा, उनकी जो नेगेटिव बातें हैं, जैसे उन्होंने कभी मार खाई, वो भी डॉक्यूमेंटेड है 100। ये बड़ी अच्छी बात, ये जो है ना, ये चीज़ हमारे समाज में भी है। तो आपने बड़ी अच्छी बात, खुद पे हंसना। हाँ, हमारे यहाँ भी बड़े जोक्स हैं जो खुद के ऊपर है। हाँ, खुद के ऊपर है, और अच्छी बात है। ये एक समाज की जो उसके अंदर सेल्फ कंसेप्ट होता है उसकी निशानी होते हैं कि वो खुद पे हंसेंगे। तो अंग्रेज जो है वो बड़ा सेल्फ क्रिटिकल कॉम है। वो खूब एक 1857 में उनका एक कमांडर होता था निकलसन, जिसने दिल्ली में वो किया था। वो बहुत खराब आदमी था, उसने बहुत अत्याचार किए थे लोगों पे। उसके खिलाफ वहाँ का जो हाउस ऑफ कॉमन्स था उसके अंदर प्रस्ताव पास हुआ था 1858 में। वो मर गया था, वो अलग बात है, लेकिन उसके जाने के बाद ही इसी तरह एक और हडसन था, उसने भी बहुत अत्याचार किए थे, उसके बारे में भी। तो उन्होंने यूं नहीं था कि भाई वो राम राज्य था, उन्होंने गलतियां की। जलियांवाला बाग गलती थी 1857 में। शुरुआत तो खैर हिंदुस्तान के ही लोगों ने की थी उनके बीवी बच्चों को मारने की, लेकिन बाद में उन्होंने जो बदला लिया वो बहुत ही भयानक था, और इस बात की आलोचना उनके खुद वहाँ पे खूब हुई। तो ये है। तो कल्चरल रूट ये हैं जी अपने। कल्चरल रूट हमारी ये हैं कि हम अपने फेथ को थोड़ा सा इजीली लेते हैं, हम फैमिली को सेंट्रल रखते हैं। अच्छा, मेहनती हैं जी। इसमें एक चीज़ ये आ गई कि अभी का जो हमारा समाज है, चाहे उसमें जाट लगा लो या ये है ना, थोड़ी ज़्यादा आस्तिक हो गए हैं। मतलब आप ये देखो, कथाएं और माता के जागरण,
ये मतलब हरियाणवी समाज में थे नहीं जी कभी। भाई गणेश चतुर्थी ये कभी था हमारे यहाँ पे? कुछ चीज़ें तो ऐसा है कि अब ये समाचार तंत्र फैल रहे हैं तो लोग अट्रैक्ट तो होते ही हैं जो भी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि आप अपनी को तब छोड़ते हो जब आपको अपने वाली की समझ ना हो। अब जैसे आपके जो शादी ब्याह के फंक्शन थे उनकी अगर आपको समझ होती और आप उन बातों को गहराई से समझ सकते और तो आप उनका पालन करते। अब जैसे ये वरमाला वाली बात ले लो आप, हमारे यहाँ पे चावल मारने की प्रथा थी जब वो लड़का। मैंने खुद ऐसी शादियां देखी हैं बचपन में। जैसे मेरे काका की शादी में, सबसे पहली शादी मुझे मेरे काका की याद है, तो वहाँ कोई वरमाला नहीं पहनाई गई थी, नहीं पहनाई जाती थी। हाँ, चावल जरूर मारे गए थे। देखो हर चीज का ना एक कारण था। हाँ। जहाँ पे वरमाला पहनाई जाती है उनकी कल्चर में वो डेवलप हुआ होगा, उसके कारण रहे होंगे। हमारे यहाँ पे क्या था कि लड़की उससे पहले लड़के को नहीं देखती थी। हाँ। वो एक समय था जब उसको वो दिखाया जाता था। अच्छा। और राइस जो है वो, चाहे राइस कोई भी अनाज हो, वो जीवन का निशानी, हाँ, संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी, जीवन को आगे बढ़ाने का है। तो वो जब फेंकती थी उस पे चावल तो वो एक तरह से उसको एक्सेप्ट कर रही है और उसको ये कह रही है कि हाँ, इसके साथ मिलके हम आगे जीवन बढ़ाऊंगी। बहुत प्यारी ढंग था ये लड़की का एक्सेप्टेंस दिखाने का। लड़की की माँ उसको वो जो नापती थी, नापने का मतलब था कि वो उसको असेस करती थी कि ये जो ढूंढ कर ले आए लंबा तगड़ा है कि ये मेरी छोरी के लायक है कि नहीं। तो अगर तो आपको ये समझ होती कि आपके ये सारी चीजें, कहते गोड़ उस पर इसलिए बिठा के गांव में घुमाया जाता था कि लोग ये देख लें भी इसके साथ शादी होने जा रही है, ये ठीक आदमी है कि नहीं। हाँ, और नहीं ये भी था कि भाई एक तरह से आप दिखा रहे थे कि भाई ये अब कैपेबल हो गया है अपना परिवार बसाने के, और हम सब इसके खुशी में शामिल हो रहे हैं पूरे गांव का। क्योंकि गांव एक सामूहिक काम होता था, इतना पैसा नहीं था, तो कई बार लोगों को बारात का खाना आज उसके आता आ गया, आज उसके आता आ गया, इस ढंग से भी काम करना पड़ता था। तो ये चीज़ें हम खुद, हमारे जो आज के दिन ठेकेदार बने उनको नहीं पता, तो वो बच्चों को समझाएंगे कैसे। तो बच्चों ने जो नया सिस्टम जो अट्रैक्टिव सा लगा वो अपना लिया। ठीक है। भूल गए कि वो कारण क्या था, मतलब भूल गए क्या, उनको तो किसी ने बताया ही नहीं है कि चावल मारने का क्या कारण था। मामा से शादी की रस्में शुरू होती थी। पहला न्योता बहन अपने भाई को देती, वहां से शादी की शुरुआत मानी जाती। अच्छा जी। हाँ, ये बहुत अच्छा है, वो है। पर आजकल तो यूं हो गया कि और उसने बता दो, फोन करके बता दो। ये इतनी सच ए वंडरफुल ट्रेडिशन, इसको आपको एक सेलिब्रेशन बनाना चाहिए। आप जाओ, बाकी बहनें जाएं इकट्ठी, उसकी बहनें जाएं, अपने भाई के पास जाए, उसको एक सेलिब्रेशन के तौर पे वहाँ रिसीव हो। होता तो था वो लेके बेली लेके जाती थी जब। हाँ, होना चाहिए, सेलिब्रेशन होता था, होना चाहिए। यही चीज़ें हैं जो प्रिजर्व इनको करनी चाहिए हम, ताकि यही आपको डिफाइन करती हैं। पर समय तेजी से भागता जा रहा है ना जी। इन चीज़ों से समय का क्या फर्क पड़ना है। मतलब शादियां तो होनी ही है, शादी होनी है तो आप अपनी रस्में उनको आप तब छोड़ो ना जब आपको उसमें कोई। शादी में अपना ट्रेडिशनल म्यूजिक बचाया जा सकता है, ट्रेडिशनल ड्रेस बचाई जा सकती है, आपका ट्रेडिशनल म्यूजिक बचाया जा सकता है। आपकी ड्रेस देखो, ये जो कुर्ता है जो पहले आदमी भी पहनते हैं, लेकिन ज़्यादातर अब शिफ्ट कर गए हैं हमारे जैसे ये दूसरे शर्ट्स पे। हाँ। लेकिन जो ये तो मुझे कल ही पता चला, इनको बुश शर्ट बोलते हैं। लेकिन जो हमारे अभी भी जो खास तौर पे अगर कहीं कोई सेलिब्रेशन हो रहा है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो बच्चों को वो ड्रेस पहनाते हैं। वो ड्रेस जो थी वो ऐसे ही नहीं आ गई थी, वो अपना ये जो कुर्ता इंडियन कैवलरी। अच्छा। हाँ, वो इवन
पहले औरतें भी पहनती थी कुर्ता। औरतों की मैं बात कर रहा हूँ हाँ। कि क्यों वो मेरी औरतें पहनना, दादी खूब कुर्ता पहनती थी। वही मैं बता रहा हूँ कि वो क्यों औरतों ने पहनना शुरू किया। तो ये कॉन्शियस डिसीजन था जो समाज ने लिया था कि भाई हमारी जो मार्शल ट्रेडिशन है ये हमारे कपड़ों में भी झलकनी चाहिए। अच्छा जी। और सबकी झलकती है, तो उसमें से एक हमारा डिफाइनिंग फीचर होगा ये कुर्ता, जिसके दो, जैसे वो फौजी कुर्ता है, यहाँ पे फ्लैप, यहाँ पे दो जेबें, नीचे से वही कट। अपने यहाँ पे तो बंद हो गया है, लेकिन जैसे पाकिस्तान का फ्रंटियर फोर्स में अभी भी वही कुर्ता चल ही रहा है, वो चल रहा है। पहले तो पुलिस भी पहनती थी उसी हाँ, से। तो ये हमारी मार्शल ट्रेडिशन का से आता है, प्रिजर्व करना चाहिए। गीतों में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमारा इतिहास छुपा हुआ है, तो उनको प्रिजर्व करना चाहिए ओरिजिनल फॉर्म में। आजकल बड़ा ये जो आप कह रहे हैं ना माता के जागरण, इसके कारण कई हमारे गीतों को भी बदला जा रहा है। उनको वो आज के संदर्भ में ठीक नहीं लगते। वो पूरे मॉरलिटी के हिसाब से नहीं फिट बैठते। क्या बकवास है। ये एक समाज था जिसके अंदर हमारे जो दादी यार जो नाचा भी करती तो अबंडन से नाचा करती, मतलब खुश हो गए दिल खोल के। और उसमें कोई बुराई नहीं है। क्या ये ऐसी एड़ी बजा करती उनकी, हाँ, दलका करती, दलक लगा करती। बिल्कुल होना ही ऐसे चाहिए। जब आप खुशी मना रहे हो तो आप खुशी मना रहे हो। और ये महिलाएं भी उतनी ताकतवर थी जितने पुरुष थे, कम नहीं थी। आज भी हैं, आज भी है। हमारे तो वो मैं कह रहा हूँ ना, हमारे सिर पर बरोटा गना भारा धरा गया। हमारे बस का कौन है यो इतिहास, हमारा खुद का इतिहास संभालना। तो हम बड़का ने भी कौन ठीक शिक्षा दे रहे। हम सोचा है कि एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या सर, मैं जो नोट कर, आप किसी भी विकसित देश में चले जाओ, आप उनके किसी भी एक विलेज का नाम लो, उस विलेज की तमाम बातें दर्ज होंगी उनके पास, हिस्टोरिकल, उनका कल्चरल, सब कुछ डाटा है। हमारा कोई डाटा सेंटर ही नहीं है। सारा कुछ है हमारा। इनके देखो भाई 6000 गांव हैं, 6000 गांव की हिस्ट्री प्रिजर्व नहीं कर पाए। मान लो कि 18वीं सदी के शुरू में आपके पास लगभग 3000 गांव थे कुल मिला के, आज के जो है। उसके बाद बढ़ के अब 6 हो गए। अब उन 3 में से लगभग 2000 का तो रिकॉर्डेड इतिहास रखा हुआ है। ये जो आपके आर्काइव्स है ना, इनके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे उनका है। अब ये काम ऐसा है कि कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन आजकल तो हर कोई नहीं कहे मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो कम से कम ये काम कर दो, वहाँ से निकलवा लो। वो पर्शियन में लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पे, उसको ट्रांसलेट करा लो और अपने गांव का असली इतिहास निकाल लो। बिल्कुल मिलेगा। जैसे मेरा गांव बदानी है, मैंने निकलवाया। अब निकलवाया? हाँ, मैंने निकाला है, तो हमें पता है। लगभग आप यूँ मान लो कि 1740 से शुरू होके ऑथेंटिक इतिहास हमें पता है। क्या लिखा था आपके गांव के बारे में, कुछ खास बात? उसमें था कि जैसे वो परिवार नोटेड हैं जिन्होंने जो उस गांव के ओरिजिनल ठोले थे। उसके बाद जो 1740 से और 1820 के बीच में जो हमारे यहाँ पे अफरा तफरी रही है, उसके कारण कैसे गांव का रूप बदला, कैसे कुछ लोगों को बाहर जाना पड़ा क्योंकि अफरा तफरी मची हुई थी, अनारकी थी। फिर वो परिवार वापस आते हैं, जब अंग्रेज़ वापस यहाँ पे आ जाता है, कानून व्यवस्था कायम करता है, तो वापस आते हैं। वो सारा इतिहास है लिखा हुआ है। हाँ, उनकी कितना किसका उसमें ज़मीन में उनका हिस्सा था वो लिखा हुआ है। ये सारा कुछ बढ़िया। हर एक गांव का मिलेगा आपको, और करना चाहिए इनको असली। उसमें फिर प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है, झूठ भी बहुत लोग डालना चाहें। वे अपने आप को बेटर दिखाने के लिए किसी किस्म की भी झूठ उसमें डाल दें। अब जैसे ये हमारे वो कुछ रिकॉर्ड हैं उधर यूपी में, एक पंचायत है उसके पास कहते हैं रखे हुए, मैंने चेक किए सोरम में। हाँ, सरोखाप का इतिहास। अब वो जो है ना काफ़ी हद तक वो उनसे छेड़छाड़ हुई है। अच्छा। तो ये
खैर पता लग जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। आप जब कोई भी इतिहास लिखे है और मेरे पास काफ़ी बुक्स हैं उनके ऊपर। हाँ। वो बेसिकली उस शोरूम के इतिहास को ही उठा के आगे फिर तो उसमें ये है कि पता लग जाता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ईमानदारी से बात हो, क्योंकि हमारा इतिहास बड़ा बढ़िया इतिहास है। तो अगर हम ईमानदारी से लिखेंगे तो वो और भी अच्छा रहेगा। बढ़िया सर। तो एक्चुअली बेसिकली हम वो जो पुरानी बात सुनते थे कि हरियाणा का कल्चर नहीं एग्रीकल्चर ही कल्चर है, फिर ये बात तो इससे साबित ही होती है सर। हमारी रूट्स तो सारी एग्रीकल्चर में ही फिर समाहित हो जाती हैं। एग्रीकल्चर अपने आप में एक पूरी दुनिया एग्रीकल्चर से बसी है भाई। ठीक बात है। एग्रीकल्चर से ही इकोनॉमी तो शुरू इसमें कोई मतलब बुरा मानने की बात नहीं है या हीन समझने की बात नहीं है। ना ना, अगर कोई कहे कि हरियाणा कल्चर एग्रीकल्चर, तो ये तो गर्व की बात है, बिल्कुल है ना। हाँ हाँ, हमने किसी और को जाके नहीं लूटा, अपने दम से अपने मेहनत से यहीं पे खड़ा किया है। बिल्कुल बढ़िया सर। तो दोस्तों ये थी थोड़ी कल्चर की बातें। कर्नल साहब शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से बात रखी। नमस्कार।